हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में काव्य 13 नीति के दोहे उसके विषय में पढ़ेंगे जो रहीम जी ने लिखे हुआ है। हिंदी के अभ्यासक्रम में हमने इससे पहले वर्तनी जो ग्रामर में है वो सीख चुके हैं हम, और आज हम नीति के दोहे जो रहीम जी द्वारा लिखित हैं यह पढ़ेंगे। इन दोहों में उन्होंने किस तरह से मनुष्य को ज़िंदगी में जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार कैसा रखना चाहिए दूसरों के साथ, तो यह सब बातें हमें समझाई है और सिखाने की कोशिश करी है उन्होंने। तो इसलिए हम लोग नीति के दोहे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग रहीम जी का चित्र देख लेते हैं। आपको वैसे तो पता ही होगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम वन बाय वन दोहे ये जो दिख रहे हैं आपको ये समझेंगे। ठीक है, चलिए। सी स्टूडेंट्स, ये रहीम जी का चित्र है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे दोहे हिंदी साहित्य को दिए हैं, उसमें से कुछ कुछ हमारे अभ्यासक्रम में दिए गए हैं, तो चलिए हम समझते हैं। ओके, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रहीम जी का जन्म लगभग 1553 में माना गया है और उनका निधन 1626 ईस्वी सन में माना गया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बरमरबा था, बैरम रब्बा था। ओके, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। आपको पता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न माने क्या कि 9 हर एक जो उनमें उम्दा क्वालिटीज़ होती है उसमें से एक। जैसे तानसेन था, वो बहुत ही संगीत में वो एकदम माहिर था। ठीक है, तो उसी तरह से रहीम, आपको पता है बीरबल भी थे जो बुद्धि में बहुत ही चतुर थे। उनसे चतुराई में या कोई भी समस्या का हल निकालने में उनसे समान कोई सक्षम नहीं था। तो उसी तरह से एक रहीम भी थे जो अपनी व्यवहारु जीवन में लोगों को कैसे रहना चाहिए, तो उस हिसाब से वो दोहे लिखते थे। तो वे एक माने गए हैं नवरत्नों में से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात थे। ओके, वो बहुत बड़े दानी भी थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। उनकी एक सतसई नामक बुक है, उनमें उन्होंने जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को व्यक्त किया है। आगे देखते हैं। प्रथम दोहे में परहित की भावना, परहित माने दूसरों का हित किसमें छुपा हुआ है वो भावना समझाइए। जबकि दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। ठीक है, सच्चा संबंध कैसा होता है, सही संबंध किसे मानते हैं और सच्चा प्यार किस में छुपा हुआ है वो बताया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, कि कोई ऐसा छोटा व्यक्ति, छोटी चीज़ को हम इतना महत्व नहीं देते हैं, पर वही छोटी चीज़, छोटा व्यक्ति हमें सही समय पे काम में आता है। चलिए आगे। चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात करी है और पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात।
8वें दोहे में धैर्य का महत्व, धैर्य माने क्या, धीरज, तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, ये बात उन्होंने की है। ये सारी बातें यहाँ पे हमें एक एक पंक्ति में बताई है, तो उन्होंने दोहे में कैसे समझाई है वो हम समझते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में तो देख लिया कि पहले से 9वें दोहे तक क्या क्या उन्होंने इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है। अभी हम समझते हैं वन बाय वन दोहा, ठीक है। चलिए, पहले दोहे में तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचे ही सुजान। क्या बोलते हैं यहाँ पे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही नह पानी। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि तरुवर, तरुवर माने पेड़, पेड़ खुद ही अपने फल नहीं खाता है, ठीक है। पेड़, हमें पता है कि पेड़ पे फल लगते हैं तो पेड़ के फल दूसरों को काम में लगते हैं, पर वो खुद नहीं खाता है। वैसे ही सरोवर खुद अपना पानी पीता नहीं है, सरोवर पिए ही न पान, माने सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, मतलब रहीम यही कहना चाहते हैं कि संपत्ति सुचे ही सुजान, माने जो लोग पर काज के हित माने दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का दान करते हैं वही सच्चे लोग हैं, ठीक है। जो लोग पर काज के हित के लिए अपनी संपत्ति दान देते हैं वही सच्चे लोग माने गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यहाँ पे क्या कहा गया है दूसरे दोहे में, कहीं रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, जब जब हमारे पास संपत्ति होगी, धन होगा, तो बहुत सारे लोग हमसे अच्छे रिश्ते निभाएंगे, वो बहुत अच्छे बनेंगे। बनत बहुत बहुरीत, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे हमारे साथ, उनको ऐसा कि इनके साथ हमें अच्छी तरह से व्यवहार रखना चाहिए। कब रखना चाहिए, जब हमारे पास संपत्ति होगी। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, सारे लोग कैसे सगे होते हैं, संपत्ति के सगे होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, मतलब कसौटी तब होती है लोगों की जब विपत्ति का समय आए, मुश्किली का समय आए। मुश्किली का समय आने पर ऐसे लोगों की परीक्षा होती है, कसौटी होती है, और उस कसौटी में जो हमें साथ देता है, जो हमारे साथ खड़े रहता है, वही साचे मीत होते हैं, वही सच्चे सगे माने गए हैं। इसके लिए दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण ले सकते हैं हम, कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन अनाचारी है, अधर्मी है, और फिर भी दुर्योधन ने कर्ण पे एक उपकार किया था, तो उसने वचन दिया था कि मैं आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा। तो कर्ण ने युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय, उसको पता था कि अधर्म की हार ही होगी, और दुर्योधन अधर्म कर रहा है और वो हारेगा ही, फिर भी उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि जो लोग संपत्ति देख के सगे बनते हैं तो वो लोग इतने अच्छे नहीं माने जा सकते। जो लोग मुश्किल के समय में सही समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे लोग हैं, वही सच्चे आपके मित्र हैं। चलिए आगे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यहाँ पे क्या कहते हैं रहीम जी, कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोग जो होते हैं, पैसे वाले और बड़े रुतबे वाले लोग, ऐसे लोगों को देखकर
छोटे लोगों को, जिनका इतना रुतबा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। उनको हमें हीन नहीं दिखाना चाहिए, उनको छोटा नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पे सुई का काम होता है, वहाँ तलवार नहीं चल सकती। हमें कपड़े सिलने के लिए या कुछ चीज़ मोती पुरोने के लिए, ये सब के लिए हमें सुई ही चाहिए होती है। फूलों की माला बनाने के लिए सुई का काम लगता है, हम तलवार से ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे छोटे लोगों का काम है, सपोज़ कहीं पे कोई बिल्डिंग का काम है और कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पे मज़दूर चाहिए, तो बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोग वो थोड़ी मज़दूरी करेंगे। हमें मज़दूर का मतलब ऐसे लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी, और जो अच्छी तरह से मेहनत कर सके। ठीक है। तो जहाँ पे सुई का काम होता है, वहाँ पे तलवार नहीं काम आ सकती। तो इसीलिए छोटे लोगों को, मतलब जिसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना रुतबा नहीं है, तो उनको छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये लोग हमें कोई काम के नहीं है, तो हमें उनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखना है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बड़े लोगों को तो अच्छी तरह से व्यवहार करना ही है, लेकिन छोटों से भी इतना अच्छी तरह से ही व्यवहार करना है। छोटे माने क्या, रुपये पैसे और रुतबे में तो हमें भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे रहीम जी ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा समझाया है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बताया है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही रखे, दिन बंधु सब होय। यहाँ पे दिन का क्या अर्थ लेना है, गरीब। ठीक है। ई की मात्रा का थोड़ा फर्क होता है। ई की मात्रा छोटी हो जाए तो उसका अर्थ होता है दिवस। ठीक है। और ये बड़ी की मात्रा है दिन, मतलब गरीब। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि दिन सबन को देखत है, मतलब ये गरीब व्यक्ति सबको देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के सामने कोई देखता नहीं है। दिन ही लखे ना कोई, मतलब गरीब व्यक्ति के सामने कोई देखता नहीं है, उसके सामने किसी की नज़र नहीं जाती, उसके दुख, उसकी हालत, उसके सामने किसी की नज़र जाती नहीं है। जो रहीम दिन ही लखे, मतलब जो लोग गरीब के सामने देखता है, उनकी मुश्किलों के सामने देखता है, उनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करता है, वे लोग दीनबंधु सम होते हैं। दीनबंधु माने भगवान के समान। वे लोग कैसे होते हैं, दीनबंधु मतलब भगवान के समान होते हैं। क्योंकि गरीब सबको देखते हैं, लेकिन गरीब लोगों की मुश्किलों, उनकी तकलीफ के सामने कोई देखता नहीं है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं सही समय पे। ठीक है। तो उनकी मदद के लिए जो जाते हैं वो भगवान के समान होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, खीरा को मुंह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करो ये मुखन की, चाहिए यही सजाए। यहाँ पे क्या बताया है, खीरा, खीरा माने ककड़ी। कई बार आप देखिएगा कि ककड़ी आप खाते हो ना, आपके घर में भी आपको अनुभव हुआ होगा। तो कई बार कुछ ककड़ियाँ कड़वी निकलती हैं। ठीक है। ककड़ी कड़वी निकलती है, जो बेल पे उगते हैं ना सब्जियाँ, उसमें से ऐसा होता है कई बार। तो खीरा माने ककड़ी। खीरा जो कड़वी ककड़ी होती है उसके बारे में बात की है यहाँ पे, कि जो ककड़ी कड़वी हो, उसको आगे से, मुंह से काट के, मतलब आगे से थोड़ा काट के उस पर नमक लगाना चाहिए। मलियत नून लगाए मतलब उस पर नमक लगाना चाहिए। रहीमन करुए मुखन की। तो इसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह से ककड़ी जो कड़वी हो उसको काट के उस पर नमक लगाते हैं, उसी तरह से कड़वे बोल बोलने वाले व्यक्ति की भी यही सज़ा होनी चाहिए। उसकी जिह्वा को, मतलब उसके मुख को काटना चाहिए, मतलब लिटरली नहीं, पर उसकी बातों को, उसे ये समझना चाहिए कि कड़वी बात किसी को कितना नुकसानदेह हो सकती है, किसी को कितनी बुरी लग सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी यही सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी बातों को काटे वो, और अपने दिल में अच्छी बातें भरे और अच्छे वचन बोले। ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है रहीम का, कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को काट के नमक लगा के उसको अच्छा बना सकते हैं,
और इसी तरह से ऐसे कड़वे बोल बोलने वाले व्यक्ति को भी ऐसी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे बोल बोल सके, लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। ठीक है, आगे देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्या कहते हैं यहाँ पे रहीम जी? जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम संस्कार, उत्तम प्रकृति, उत्तम व्यवहार का होता है ना, वो व्यक्ति का करी सकत कुसंग, ऐसे व्यक्ति का खराब संस्कार वाले व्यक्ति या जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके बीच में भी रहेगा ना, तो ऐसे उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति का ऐसे बुरे लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जिसके संस्कार खराब है, जिसका व्यवहार गलत है, तो वैसे लोगों के बीच अगर उत्तम प्रकृति का व्यक्ति रहेगा तो वो खुद के लिए कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ पे जहर नहीं लगता है। जो सांप चंदन के पेड़ पे लिपटा हुआ होता है, उसका जहर चंदन के पेड़ पे नहीं लगता है। आपको पता होगा कि चंदन के पेड़ पे भुजंग माने सांप लिपटे ही हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंदन की प्रकृति क्या है? ठंडक देना। ठीक है, एक प्रकार की शीतलता चंदन की प्रकृति है। तो ये पेड़ की प्रकृति शीतलता देना है, और भुजंग माने सांप, जो जहरीले सांप होते हैं, उनको शीतलता की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो चंदन के पेड़ पे लिपटे हुए होते हैं। पर फिर भी वो अपना विष चंदन के पेड़ में नहीं लगा सकते, और इससे चंदन के पेड़ को कुछ नुकसान नहीं होता। तो उसी तरह से कुसंगी व्यक्तियों का उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर कोई खराब असर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं हम। आगे कहते हैं रहीम जी, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। क्या कहते हैं यहाँ पे? रहीम जी कहते हैं कि कभी भी बिगड़ी बात नहीं बनती है। बनती माने कि अच्छी नहीं होती है। जो बात एक बार बिगड़ गई, जो बात एक बार हमारे हाथ से निकल गई है, वो लाख करो किनको, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन वो बात बनती नहीं है, मतलब अच्छी नहीं बन सकती है। वो बात वैसी की वैसी, वो संबंध, वो रिश्ते वैसे के वैसे नहीं हो पाते हैं। रहीमन बिगड़ दूध को, एक बार कोई दूध होता है वो फट जाता है, बिगड़ जाता है, फिर उसमें लाख प्रयत्न कर लो तो उसमें से माखन निकल पाता है? मक्खन निकल पाता है? नहीं। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ एक बार बिगड़ जाती है, संबंध एक बार बिगड़ जाते हैं, रिश्ते एक बार टूट जाते हैं, तो उसमें एक प्रकार की गांठ बंध जाती है, और वो कितने भी उपाय कर ले लेकिन अच्छे नहीं हो पाते हैं जैसे पहले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रहीमन विपदा हूँ बली जो थोड़े दिन होई। क्या कहते हैं रहीम जी यहाँ पे? रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। क्या कहते हैं रहीम जी? कि विपदा माने मुश्किल, मुसीबत। मुसीबत थोड़े दिन के लिए होती है ना, तो अच्छी होती है। किसी भी मनुष्य का व्यवहार, उसका मेंटल स्टेटस, ये सब परखने के लिए मुसीबत होनी चाहिए हर एक के जीवन में, लेकिन थोड़े दिन के लिए होनी चाहिए, और वो थोड़े दिन के लिए हो तो ही अच्छी होती है। हित अनहित या जगत में, उससे जगत में कौन हमारा हितेच्छु है, कौन हित करने वाला है, कौन अनहित करने वाला है, मतलब कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है, ये समझ में आ जाता है। जानी परत सब कोई, उसमें सब लोगों की
जानकारी हमें मिल जाती है कि मुश्किल के समय में कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो थोड़े दिन के लिए मुसीबत हो तो वो अच्छी है, ऐसा बताया है यहाँ पे। आगे देखिए, रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाय, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे लिए मर चुके हैं, मतलब मृत्यु हो चुकी है उनकी। कैसे लोगों की? जे कहूँ मांगा न जाए, जो लोग हाथ फैलाते हैं किसी के सामने, जो मांगते हैं किसी के सामने कुछ ना कुछ, जिनकी ऐसी आदत होती है किसी के सामने हाथ फैलाने की, वे लोग मेरे लिए मर चुके हैं। परंतु किंतु उनसे पहले भी ऐसे लोगों की मेरे सामने मृत्यु हो चुकी है, मेरे लिए वैसे लोग मर चुके हैं जो लोगों के मुंह से हमेशा ना निकलती है। हमेशा जो लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। पहले तो हमें किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाने हैं, मांगना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी की कोई ऐसी मजबूरी हो और कोई चीज़ मांगता है तो उसे मना नहीं करना है। ऐसा कोई मुश्किल का समय हो या कोई लीगल ऐसी डिमांड हो या उसको उसको सही में कोई ऐसी ज़रूरत हो, तो जो व्यक्ति मना करते हैं वो उससे भी पहले मेरे लिए मर चुके हैं। समझ में आई बात? वे पहले मर चुके हैं जो मांगते हैं कि हमें क्यों इतना अपमान सहन करने का, कि कोई हमें हाँ या ना कहे। और उससे भी पहले वे लोग मर चुके हैं जो किसी मांगने वाले व्यक्ति को मना करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें रहीम जी के नीति के जो दोहे हैं ये आज सीखने को मिले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया है और आपको ये पूरे दोहे, पहले पोइट का नाम लिखने का और उसके नीचे ये सारे दोहे लिख दीजिएगा, फिर शब्दार्थ और टिप्पणी जैसे हम हमेशा लिखते हैं, और फिर ये पूरा स्वाध्याय आपको लिखना है। और आपको ये चीज़ फ्राइडे तक सबमिट करवा देनी है। ठीक है, फ्राइडे तक आप सबमिट करवा देना। कई सारे लोगों ने अभी तक हिंदी का वर्तनी का होमवर्क भी नहीं चेक करवाया है। आपको हम हमेशा होमवर्क देते हैं और हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइम पे दिखाओगे, क्योंकि आपको इंटरनल मार्क्स देने होते हैं हमें, और हम ऐसा चाहते हैं कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। तो अगर किसी को पूरे पूरे मार्क्स चाहिए होंगे तो वो टाइम टाइम पे होमवर्क दिखाएंगे। ठीक है, तो वर्तनी का होमवर्क भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक दिखाया नहीं है, ग्रामर का, तो वो भी कंप्लीट कर दीजिएगा। और ये भी फ्राइडे को चेक करवा दीजिएगा। जिन लोगों ने वो भी नहीं करवाया वो दोनों फ्राइडे को चेक करवा देंगे, लेट टू लेट फ्राइडे। ओके, उससे लेट नहीं होना चाहिए, उससे उसके बाद आएगा ही होमवर्क तो चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको ये फ्राइडे को कंप्लीट करके चेक करवा देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।